एवरीवन, आज हम लोग ईबीएस इन्वायरमेंटल साइंस ये हमारा जो पेपर है 6 फरवरी 2023 जो ऑनलाइन पेपर हुआ था आपका पेपर 1 सीटेट उसका है क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो पार्ट 1 में हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिया था इन्वायरमेंटल साइंस का। अब हमारा जो है आपका 16 से स्टार्ट होगा और 30 तक समाप्त होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। कहता है पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक, जो इन्वायरमेंटल साइंस है, ज़्यादा प्रभावशाली कब होगा जब शिक्षक, तो कहता विषय में पारंगत होगा या होगी। शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के आरंभ में ही बता दिए हैं, या विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता या करती है, या विषय पूरा करने पर घर के लिए दत्त कार्य देता या देती है। तो इसका आंसर दिया हुआ है सी नंबर कि विभिन्न अर्थ और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करती है। ठीक है ना, यूजेज वेरियस मीनिंगफुल इलस्ट्रेटिव एंड रिलेवेंट लर्निंग रिसोर्सेज। तो ये है आपका, क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। पर्यावरण शिक्षण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है। संसाधनों के प्रयोग से अध्ययन रुचिकर और प्रभावी होगा, जिससे छात्रों की चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होगा। वे कक्षा में निरसता खत्म करके एवं उत्साहित होकर ज्ञान प्राप्त करने को तत्पर होंगे। ठीक है ना, तो ये था आपका। अब इसमें कुछ समझने वाला चीज़ है नहीं, बार बार आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा। वाई इज इट एसेंशियल टू इंटीग्रेट इन्वायरमेंटल स्टडीज। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। पहला, क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। सेकंड है, क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है। और थर्ड है आपका कि क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है। तो रट सकता है ये तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। तो खंडित तो है नहीं, है ना, पार्ट वाइज है नहीं। तो आपका ए नंबर इसका आंसर है, क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय जो आप पार्ट बाई पार्ट बता रहे हैं ना, उसको एक कंप्लीट जो है उसको एल्गोरिदम बताइए, संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। ठीक है ना, तो इसका ए नंबर है। क्या है एक्सप्लेनेशन। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को सिर्फ उनके परिवेश से ही परिचित नहीं कराता, बल्कि उनके तथा उनके परिवेश के आपसी संबंध को भी मजबूत बनाता है। पर्यावरण को एकीकृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बच्चों के संदर्भ में उपयुक्त बाल केंद्रित वातावरण तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये था आपका इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना। अब हमारा 18th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। तो पहला है दत्त कार्य, असाइनमेंट, चेकलिस्ट, जांच, सूची, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, और थर्ड है आपका रिटन क्वेश्चन, लिखित प्रश्न। निम्नलिखित तकनीक में रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आपका हो गया ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ऑब्जर्वेशन से आपका रेटिंग स्केल डिसाइड होता है। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग किया जाता है। कंफर्म है कि बारिश हो रही है, थोड़ा आवाज़ आएगा, प्लीज मेक पेशेंस। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग किया जाता है। आइजेंक और उनके साथियों के अनुसार श्रेणी मूल्यांकन मापनी वह बहुस्तर वाली मापनी है, जिस पर श्रेणी मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति एक विशेषता के अंशों को व्यवस्थित करता है। रेटिंग स्केल के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। पहला कहता है इनका निर्माण विकास तथा प्रशासन सरल होता है। इनकी सहायता से निर्णायकों को निर्णय देना सरल होता है। और फिर कहता है कई बार निर्णायकों को भी इसलिए लाभ होता है कि सिलगुन के संबंध में उन्हें जानने का अवसर मिलता है। ठीक है ना, तो तीनों पॉइंट दिया हुआ है आपको, अब देखिएगा इसको। ओके, अब 19th क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। याद कीजिएगा, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्वेश्चन का। तो पहला एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, फिर व्याख्यानात्मक अभिलेख, और फिर कहता पोर्टफोलियो, और नेक्स्ट आपका रेटिंग स्केल यानी क्रम निर्धारण मापनी। ठीक है, तो कौन इसमें नहीं है। तो अगर एलिमिनेट कर सकते हैं तो कीजिए वार्षिक उपलब्धि परीक्षण।
पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन कौन सा नहीं है? तो शायद मैं भी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, देखता हूँ इसका आंसर क्या दिया हुआ है। ए नंबर दिया हुआ है आपका। एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये आपका पर्यावरण अध्ययन सीखने का रचनात्मक आकलन नहीं है। तो और तीनों है, तो क्या है? व्याख्यानात्मक अभिलेख है, और आपका पोर्टफोलियो है, और रेटिंग स्केल भी है। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कहता है कि व्याख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो तथा क्रम रेटिंग निर्धारण मापनी पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन के साधन होते हैं, अपितु वार्षिक उपलब्धि परीक्षण सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति के लाभ के लिए मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उपलब्धि परीक्षण पर स्कोर शैक्षिक प्राप्ति के मूल्यांकन के लिए और परीक्षण द्वारा विषय से संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति के लिए उत्कृष्ट साधन है। नेक्स्ट कहता है आपका 20 नंबर कि पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। वह कौशल है, बिल्कुल, ज्योग्राफिकल कंडीशन को पढ़ना ही तो आपका है पर्यावरण, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो मैप बेस्ड ही स्टडी होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल। सेकंड कहता है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। नेक्स्ट कहता है अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल। और डी नंबर कहता है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। तो बिल्कुल यही होना चाहिए, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। संचार मतलब टेलीकम्युनिकेशन, इससे इसका क्या मतलब है ज्योग्राफिकल का। उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग, पेंटिंग से क्या मतलब है ग्लोबल, इसको थोड़ा सा आप मतलब ले सकते हैं। ठीक है, ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल। तो अब डी नंबर दिया हुआ है आपका कि अंडरस्टैंडिंग प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है ना, ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार का जो लोकेशन है तो क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ठीक, या इसका जो ज्योग्राफिकल है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्या है, कौन सा स्टेट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन, डिस्टेंस और डायरेक्शन को पता करते हैं। ठीक, तो पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। मानचित्रण एक सपाट सतह पर खींचे गए एक क्षेत्र का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। यह दूरी, दिशा आदि के बारे में किसी विशेष क्षेत्र की विशिष्ट और विस्तृत विशेषताओं को चित्रित करने में सहायता करता है। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। तो मानचित्र के 3 घटक हैं दोस्तों, पहला है दूरी, दूसरा है दिशा, तीसरा आपका प्रतीक। तो आप देख लिए होंगे इसको, क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। अवलोकन, पहचानना, या पानी के प्रति संवेदना, या अंडरस्टैंडिंग। तो ये दिया हुआ है दोस्तों, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में, पानी में जो है ना कुछ चीज डाला होगा, तो अब पूछ रहा स्टूडेंट से क्या डूबा क्या तैरा, तो एक प्रयोग का संचालन करता है। ठीक है, ये आपका प्रयोग किया, प्रयोग मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन। तो विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा, तो आपका होगा ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। तो कहता है कि एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। इसके द्वारा वह विद्यार्थियों में अवलोकन कौशल का विकास करता है। अवलोकन कौशल एक ऐसे गुण और दक्षता है जो अपने परिवेश और उसके भीतर के तत्वों को स्वीकार करने, विश्लेषण करने, समझने और याद करने की आपकी एक या अधिक इंद्रियों की क्षमता से संबंधित है। छात्रों में अवलोकन का अभ्यास कराने के लिए लोगों और आसपास की चीज़ों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 22 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। ठीक है, नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो पहला है ऑब्जर्विंग, अवलोकन, सेकंड इंफरिंग, निष्कर्ष निकालना, और आपका थर्ड है दोस्तों डिटरमाइनिंग, निर्धारित करना,
और नेक्स्ट है प्रिडिक्टिंग, पूर्वानुमान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, डिटरमाइनिंग, निर्धारित करना। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? तो आपका डिटरमाइनिंग, निर्धारित करना। नेक्स्ट आपका इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, एक्सप्लेनेशन से आपको मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ें। शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हैं, ठीक है, हर कोई करता है, शिक्षार्थी करते हैं, और उनके अवलोकन से उनके अनुभव जुड़े होते हैं। कौन किस बारे में कैसा सोचता है। जैसे गाय चल रहा है, तो अब 4 स्टूडेंट है तो 4 एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेंगे। गाय का मुंह कैसा है, कोई पैर कैसा है, कोई चल कैसा रहा है, क्या उसका मूवमेंट है। तो अपना अपना ऑब्जर्वेशन है, ठीक, और इस अनुभव के अपने अपने तर्क होते हैं, ठीक। इसलिए पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षण में पूर्वानुमान, अवलोकन व निष्कर्ष निकालना आधारित कौशलों को बढ़ावा देना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है तथा इसमें निर्धारित करना एक प्रक्रिया कौशल नहीं है, ठीक। ये आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एजुकेशनल एक्टिविटीज फॉर ईवीएस शुड, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक जीवन पर आधारित और शिक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए आनंददायक। सेकंड कहता है किसी भी समयावधि का, और थर्ड कहता है प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख, और डी कहता है दोस्तों केवल पाठ्य पुस्तक की दी हुई सामग्री पर केंद्रित, ठीक है ना। तो अब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ए नंबर कि वास्तविक जीवन पर आधारित और शिक्षा विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, ठीक है ना, किसी भी समयावधि का नहीं। प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख, केवल जैसे ही आ जाएगा क्वेश्चन में, मैक्सिमम में क्वेश्चन में उसको गलती ही कर देंगे। केवल पाठ्यक्रम की दी हुई सामग्री पर केंद्रित नहीं। वास्तविक जीवन जो रियल लाइफ में आधारित है, जो अभी चल रहा है और जो पहले भी था, उससे रिलेटेड कर कर और विद्यार्थियों के आनंददायक के अनुसार, ठीक है, जैसे वो अच्छे से समझ सके। तो क्या कहता है, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा विषय है दोस्तों जो बच्चों को कक्षा के बाहर के विश्व को कक्षा से जोड़ने के लिए एवं विभिन्न गतिविधियों के लिए उन अनेक अवसर प्रदान करता है। यदि छात्रों और शिक्षकों में परस्पर अंतःक्रिया होती रहे तो उन्हें प्रश्न पूछने का अच्छा अवसर मिले तथा छात्र स्वतंत्र रूप से अपने तरीके से अवधारणाओं का पता लगाते हैं तो उनके लिए कक्षा आनंददायक होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है 24 क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 4 को दिया हुआ है, इसको सही क्रम में। पहला क्रियाकलापों का संचालन, दोहराना, योजना बनाना, प्रक्रम पर विचार करना। देखो पहला तो हो जाएगा योजना बनाना मेरे अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हो जाएगा क्रियाकलाप का संचालन, फिर प्रक्रम पर विचार करना, फिर लास्ट में हो जाएगा दोहराना। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ए बी सी डी, ये तो होगा नहीं। सी ए डी और बी लास्ट में, ठीक है। तो सी ए डी बी, तो बी ऑप्शन ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखते हैं क्या दिया हुआ है, बी नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि इसमें पहला कोई भी प्रोजेक्ट आप लेते हैं, ठीक है, तो पहले आप योजना बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट का तो कोई ना कोई एक हेड होगा, तो सब योजना बनाएगा कैसे क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा कि फिर से एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, कंडक्टिंग द एक्टिविटी, उसको क्रियान्वित करेगा, क्रियाकलाप का संचालन करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है प्रक्रम पर विचार करेगा, रिफ्लेक्शन ऑन द प्रोसेस। मान लेते हैं उसने एक एक्टिविटी को करवाया, ठीक है, तो उसका फीडबैक लेगा कि जो हमने सोचा क्या उसी अनुसार हो रहा है या कुछ और हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्रक्रम पर विचार। तो उसके अकॉर्डिंग लगेगा कि सब कुछ ठीक है तो फिर उसको रिपीट मोड में डाल देगा, नहीं ठीक है इसी तरीके से काम को किया जाए। तो ये तरीका है दोस्तों, पहला है योजना बनाना, दूसरा हो गया क्रियाकलाप का संचालन, फिर प्रक्रम पर विचार करना और लास्ट आपका दोहराना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में चरणों का सही व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। पहला है योजना बनाना, सेकंड क्रियाकलाप का संचालन, थर्ड है प्रक्रम पर विचार करना, फोर्थ है आपका दोहराना, ठीक।
नेक्स्ट कहता है प्रीमिस ऑफ द ईवीएस करिकुलम इज, ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य है। पहला कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, रचनावाद सिद्धांत। सेकंड है कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। थर्ड है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। और फोर कहता है बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी, व्यवहार अधिगम सिद्धांत। तो क्या कहता है इसमें कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम का क्षेत्र और दृष्टिकोण दोनों है। यह सामाजिक रचनावाद सिद्धांत का अनुसरण करता है। सामाजिक रचनावाद को एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक दूसरे के लिए विषय वस्तु का निर्माण करता है और सहयोगी रूप के साथ सहयोगी कलाकृतियों की एक छोटी संस्कृति का निर्माण करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 26 कि प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूजफुल बिकॉज, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में परियोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि। पहला कहता है यह शिक्षा को एक मार्गदर्शक और सुगम करता बनाता है। ठीक, इससे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है और बच्चे प्रयोजन के करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं। और फिर कहता है डी नंबर, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क एक्सपीरियंस एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। तो कौन सा इसका होगा आंसर? तो देखिए ऑप्शन इसका दिया हुआ है डी नंबर, इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क एक्सपीरियंस एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन क्या है दोस्तों, ईवीएस के एक शिक्षण अधिगम में प्रयोजन प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। यह अधिगम के लिए वास्तविक घटनाओं को शामिल करते हैं जो बच्चों को अधिगम के लिए एक वातावरण प्रदान करते हैं। ईवीएस अधिगम वातावरण और अनुभवों के माध्यम से बच्चे अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण की खोज कर सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, समस्या को परिभाषित कीजिए। क्रिया के संभावित योजना पर चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट है आपका कि परिणाम का मूल्यांकन कीजिए और फिर आपका समस्या का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। तो इसका आंसर दिया हुआ है आपका ADBC, ए नंबर। तो ए में क्या दिया हुआ है कि समस्या को परिभाषित कीजिए। आपके पास समस्या क्या है पहले उसको डिफाइन कीजिए, डिफाइन द प्रॉब्लम। ठीक है। फिर आपका कौन सा है डी नंबर कहता है कि एनालाइज द प्रॉब्लम, अब समस्या पर विश्लेषण। पहले आपने समस्या बता दिया कि मेरे साथ ये समस्या है तो उस पर अब मनन होगा कि समस्या का क्या सोल्यूशन निकलेगा। ठीक, उसके बाद जो बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर क्या है कि डिस्कस पॉसिबल स्ट्रेटजी फॉर एक्शन, क्रिया के संभावित योजना पर चर्चा कीजिए। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, इवैल्यूएट द रिजल्ट, परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। तो अब ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि आपके साथ एक प्रॉब्लम है कि आप मान लेते हैं बच्चे हैं तो घर है ये स्कूल है, यहाँ से वो स्कूल जाना चाहता है तो उसका क्या होगा, प्रॉब्लम वो स्कूल नहीं जा पाया। ठीक है। तो ये एक समस्या आ गया, तो क्यों नहीं जा पाया, तो पहली समस्या उसने बताया कि मेरा साइकिल खराब हो गया, तो ये एक समस्या आ गया, तो उसने डिफाइन द प्रॉब्लम किया। ठीक, उसके बाद सेकेंड क्या किया, सेकेंड क्या हुआ कि लोग उस पर अब विश्लेषण किया कि आखिर किया क्या जाए, तो साइकिल को बनवाओ, है ना, या बहुत सारा होगा कि बस से चल जाओ, या बहुत सारा मेथड निकाला जाएगा। तो उसमें जो भी होगा उचित परिणाम उसको लोग उसको क्या करेगा कि उसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है। क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा होगा और फाइनल एक्सिक्यूट करके रिजल्ट को निकाला जाएगा और बच्चा को स्कूल पहुंचाया जाएगा। ठीक है। ये आपका दैनिक जीवन का प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है, समस्या को परिभाषित कीजिए, समस्या का विश्लेषण कीजिए, और फिर कहता है क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए और परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड बुक को आप प्रीफर करेंगे, कोई है स्टैंडर्ड बुक? नहीं है। तो कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है जो हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। ठीक है। तो मैं यही प्रीफर करूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले आप 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम जितना संभव हो उतना बनाएं। ये हर एग्जाम का एक रूल्स होता है। उस रूल में एक ये रूल है कि आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से बनाएं, और मोर देन एनफ है अगर 30 सेट को आप बना लेते हैं। ऑलरेडी मैं 22 सेट ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं इसको कराऊंगा धीरे धीरे, टाइम तो लगेगा, लेकिन आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, खुद से पहले प्रयास करें। ठीक है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन,
ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? संसाधनों का सही क्रम चुनिए। तो पहला है विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो, अभिकलित। फिर आपका बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता। विश्वविद्यालय, अपशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस, इसका तो कोई मतलब है नहीं। मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन, गीत और रेडियो। ये तो लग रहा है कि एक कैटेगरी का है, ठीक है। तो लेकिन आंसर दिया हुआ है बी नंबर, कारपेंटर, शॉपकीपर, टीचर, पेरेंट। तो कह रहा है ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों का उदाहरण। तो आपका कारपेंटर हो गया, शॉपकीपर दुकानदार, और टीचर और पेरेंट। अब क्वेश्चन क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल कम्युनिटी रिसोर्स फॉर लर्निंग इन ईवीएस, मतलब ईवीएस को सीखने के कौन से संसाधन हैं इस उदाहरण में समझाइए। तो कारपेंटर, शॉपकीपर, टीचर एंड पेरेंट। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा इसमें समझ में आ जाएगा। ईवीएस में बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता आदि अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण हैं, क्योंकि इसका उपयोग कक्षा में किया जा सकता है और यह कक्षा को जीवंत बनाते हैं। इसके द्वारा छात्रों की अंतःक्रिया को बढ़ा सकते हैं और कठिन विषयों को समझने में मदद कर सकते हैं। मौलिक विचारों की मूर्त समझ प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी बाहरी ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं रिपीट करता हूँ इस एक्सप्लेनेशन को। ईवीएस में बढ़ई, कारपेंटर, दुकानदार, शॉपकीपर, शिक्षक, माता पिता आदि अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण हैं, क्योंकि इसका उपयोग कक्षा में किया जा सकता है और यह कक्षा को जीवंत बनाते हैं। इसके द्वारा छात्रों की अंतःक्रिया को बढ़ा सकते हैं और कठिन विषयों को समझने में मदद कर सकते हैं। मौलिक विचारों की मूर्त समझ प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी बाहरी ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, ठीक। अब है आपका 29 क्वेश्चन, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग असाइनमेंट। अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं। अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होता है। और थर्ड है आपका, अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। और डी कहता है दोस्तों, अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। मैं इसको जूम इन करता हूँ तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक। क्या क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर होगा, तो इसमें डी दिया हुआ है। क्वेश्चन ये था कि अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है। तो अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है, ठीक है। सेल्फ लर्निंग मतलब खुद के विचार। अधिविन्यास और सत्रीय कार्य स्वयं के विचारों का निर्माण उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं, उसे एक गतिविधि कार्य के रूप में जाना जाता है। अधिविन्यास की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। तो क्या है इस प्रकार, देखते हैं हम लोग। पहला है कि यह विधि गृह कार्य प्रदान करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों को सक्रिय रखने के लिए दत्त कार्य के रूप में कई ऐसा कार्य प्रदान करता है जिसमें विद्यार्थी निश्चित समय में उस कार्य को हल करते हैं। इस विधि से बच्चों में सृजनशीलता और संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, ठीक है। तो ये तीनों था आपका। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्योंकि 30 क्वेश्चन आता है हर एक सेक्शन में। तो देखते हैं, इफ यू फाइंड दैट सम स्टूडेंट ऑफ योर क्लास आर वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट, देन हाउ विल यू टीच सच ए स्टूडेंट। यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा में कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको अपना खुद का ब्रेन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, सेरेब्रम का यूज करना पड़ेगा। नो स्पेशल स्ट्रैटेजी विल बी यूज, कोई विशिष्ट परियोजना युक्ति प्रयुक्त नहीं की जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। दे विल बी मेड टू सिट विथ हायर क्लास स्टूडेंट, उन्हें उच्च कक्षा, ऐसा थोड़ी है 6 का बस स्टूडेंट है आप उसको 8 में बैठा दीजिएगा, होनहार है तो। दे विल टॉट सेपरेटली भी नहीं पढ़ा सकते। दे विल बी टॉट यूजिंग इनरिच्ड करिकुलम, उन्हें समृद्ध पाठ चर्चा का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। दे विल बी टॉट यूजिंग इनरिच्ड करिकुलम, उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आपको ऐसे विद्यार्थियों को समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उससे संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया को
अधिक से अधिक महत्वपूर्ण एवं रुचिकर बनाया जाता है। विशेष परिस्थितियों, शिक्षण सामग्रियों, विचारों, संगठन की सहायता से शिक्षण पाठ्यक्रम को जीवन प्रदान किया जाता है। तो यही था आपका दोस्तों ईवीएस, ठीक है ना। ईवीएस से रिलेटेड 30 क्वेश्चन जो आए थे, तो आप क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं, क्या उसका सोचने का तरीका हो सकता है। तो मैंने जो 30 क्वेश्चन कराया, तो इसमें तो हमें 10 क्वेश्चन आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला, जो आपको स्टैटिक ज्योग्राफिकल कंडीशनल थे क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आपके लॉजिकल थे, ठीक है। और कुछ तो आपका मैथ बेसिस पे दिया हुआ था इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ज़रूर देखें 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, तो आपको एक आइडिया लगे, ठीक है। तो यही था इन्वायरमेंटल स्टडी। अब जो मेरा नेक्स्ट आएगा आपका, एक आपका जो ऑप्शनल पेपर होता है, 2 ऑप्शनल होता है, तो अब आपका जो है मैथ आएगा, सॉरी हिंदी आएगा, हिंदी के बाद आपका इंग्लिश, ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।